नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। फ्रेम में जो साथ दिख रहे हैं, चिर परिचित हैं, डॉक्टर चरणदास महंत। मैं विधानसभा में हूं क्योंकि प्रदेश में विधानसभा का सत्र चल रहा है और विधानसभा का जो सत्र था उसका दूसरा दिन। और आज कई मसलों को लेके सरकार उलझी भी, परेशान भी हुई और कुछ मुद्दे महत्वपूर्ण जो सदन के पटल पर आ चुके हैं, उन्हीं को लेकर संक्षिप्त में बात करने में हाजिर हूं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी के साथ। सर, प्रणाम आपको। सर, आज आपने धान का आप लोगों ने मुद्दा लाया जी। और पूरे प्रदेश में मसला है धान। सरकार जिस तरीके से फील गुड वेरी गुड बता रही थी, इसको किस नजरिए से देखते हैं? सरकार को क्या हो गया कुछ समझ में नहीं आता। इतने ज्वलंत मुद्दे अभी बना हुआ है। जी। अब टोकन ना मिले और किसान गला रेत ले, वो भी 1 एकड़ का किसान, 1 एकड़ 40 डिसमिल का वो किसान है। कैसे अपना परिवार चलाता होगा उतने कम पैसे में? कैसे अपनी लड़की का शादी करने वाला था उस कम पैसे में, उसको भी छत्तीसगढ़ की सरकार के रहते जितनी परेशानियां हो रही हैं। आदमी 1 दिन जाएगा टोकन के लिए, 2 दिन जाएगा टोकन के लिए, 3 दिन जाएगा टोकन के लिए, कितने दिन भुगतेगा? और उसके कारण उसने जो निराशा अपने अंदर देखा या महसूस किया, इससे अच्छा तो साला मर जाना अच्छा है, और मरने की कोशिश की। ये इतना गंभीर और कहना चाहिए कि भावुकता का मुद्दा है जी। और सरकार ऐसे मुद्दे पर भी अगर न सुने न विचार करे। मैं पूछना चाहता था कि क्या सरकार का कोई आदमी गया है अस्पताल में देखने? हम लोग पहले दिन गए थे, जबकि ये सूचना आई थी कि कहीं मर ना जाए। दूसरी बात यह हो रही कि अभी तक महसूस किया गया है कि जो 24 साल में नहीं हुआ, उस सभी तकलीफें आज के किसानों को भोगना पड़ रहा है। और हम इन बातों को बताना चाहते थे, जैसे ये पंजीयन मेरे पास भी खेत है, थोड़ा बहुत भाई के पास भी खेत है। पंजीयन में इतनी तकलीफ हुई है गांव में, मेरे गांव में जो 5000 से भी ज़्यादा बड़ा गांव है, जिसको नगर पंचायत का दर्जा है, वहाँ पर जो क्या कहना चाहिए सिग्नल्स हैं वो नहीं आ रहे। 1 दिन हुआ नहीं हुआ, दूसरे दिन हुआ नहीं हुआ, तीसरे दिन हुआ, बड़ी मुश्किल से हुआ। तो आज जहाँ जहाँ आपने नेटवर्क से माध्यम से ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है, वो नहीं हो रहा है, तो हम कह रहे हैं भैया ऑफलाइन कर दो। ऑफलाइन की आप तारीख नहीं बढ़ा रहे हैं। धान का जो आवक है अभी तक केंद्रों में, उसको देख के लगता भी नहीं है कि ये अपना काम पूरा कर पाएंगे। 160 लाख मीट्रिक टन की खरीदी कोई यही हुई की बात तो है नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि वो किसानों से कम और कोचिए और बिचौलिए से ज़्यादा खरीदने में उनको कुछ फ़ायदा होता होगा। प्रदेश से बाहर के धान यहाँ आने के पूरी तरीके से लोगों को सुख सुविधा सब मिल रहा है। सर, एक बाहर के धान आ विषय रही धान को लेकर बहुत ज़्यादा बार आया कई जगहों पे जहाँ हम गए। किसान पिछली बार अगर उसने क्विंटलों धान बेचा था, इस बार उसको बताया जा रहा है रकबा शून्य है आपका। और ये मसला बस्तर से लेकर सरगुजा तक है और सरकार कहती है कि हमने धान और ज्यादा खरीदने वाले हैं। तो ये कौन सी पॉलिटिक्स लग रही है? देखिए, पहली गलती या कहिए जानबूझ के किया जा रहा है कि पहले साल जिन्होंने धान बेच लिया है, उस पूरे को कैरी फॉरवर्ड करके अभी ले आते किसने धान बेचा है, जिसे धान खरीदना है, भले 20 नहीं 12 18 खरीदो। मैं तो ये समझता हूँ कि यहाँ के किसानों से धान कम खरीद रहे हैं, रकबा कम कर दिया है, पंजीयन नहीं हुआ है। लाखों किसानों के धान है जो पंजीयन में ही अटका हुआ है, लगभग 15%। तो इस तरह के करने का कारण ये है कि आजू बाजू के जो धान आते थे, जो खरीदा जाता था कम कीमत पर, उसमें ये सिद्ध हस्त हो गए हैं
और बाहर के प्रदेशों से धान खरीद करके यहाँ के धान को नहीं खरीदना चाहते, मुझे ऐसा लगता है। आप विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं और ये कहा जाता है विधानसभा में झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस जवाब के संदर्भ के साथ प्रश्न मेरा ये है, सरकार सहजता से झूठ बोल लेती है क्या? बड़े सहज भाव से ये सरकार झूठ बोल रही है, चाहे विजन 2047 के मामले में हो, चाहे धान खरीदी के मामले में हो। अभी आप एक महिला विधायक ने बताया आपको कि किस तरह से उनकी नाबालिग लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, मारने की धमकी दिया जा रहा है, उसके पिताजी को धमकी दिया जा रहा है, और उसके बाद भी सरकार चुप है, एसपी चुप है, जानकारी होने के बाद चुप है। और किन माध्यमों से उन काम को किया जाए अनैतिक ढंग से, उस पर ज़्यादा ये विश्वास रखते हैं। सच बोलने का काम मंत्रियों का होना चाहिए, मगर मंत्री सच इसलिए नहीं बोल पा रहा है कि उसको अधिकारी सच बतलाने में उनका भ्रमित कर रहे हैं सरकार को, और अपना काम निकाल रहे हैं। सरकार मरे या जिए उनको कोई चिंता नहीं है, और सरकार को इस बात की भी चिंता नहीं है कि हम सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, चले जाएंगे, खराब होगा। ये बात आज देखने में आ रहा है। अजय चंद्राकर प्रखर हैं, विधायिका के बहुत हस्ताक्षर माना जाता है। उनके तेवर मतलब बड़े चर्चित हैं। वो सरकार को ही जब विजन 2047 की बात आती है तो उन्होंने एक पूरी फहरिस्त गिना दी कि हम 2047 की आप बात कर रहे हैं, ये यहाँ पे ये फेल, यहाँ पे ये फेल, यहाँ पे ये नहीं, यहाँ पे ये नहीं। और इसके अलावा भी आज भी जबकि वो ये कार्यवाही में शामिल थे, वो नाराज क्यों हैं? या सिर्फ वही नाराज हैं, या वो सिर्फ नाराजगी का प्रतिमान चेहरा है? नाराज बहुत लोग हैं। ये सही बात कहा आपने, वो नाराज बहुत लोग हैं, वो प्रतिमान चेहरा है। इतने कम समय में 2 सालों में उनके बीच इतनी बिखराव आ गई है। एक तो है चंद्राकर जी के जैसे मानने, जानने, चाहने वाले लोग, एक ऐसे हैं जो चाहते हैं कि सिस्टम ठीक से चले, हमारी सरकार ठीक से चले, और एक वो चेहरा है, वो लोग हैं जो चाहते हैं कि जैसा चल रहा है चलने दो, जब तक हमको मलाई मिल रही मलाई खाएं, बांटने की जरूरत ही नहीं है, हमें लोग जैसे तरीके करके 5 साल पास कर दें। एक वरिष्ठ नेता जो कि लोकसभा का सदस्य था, अभी चर्चा हुई मेरे से, वो कह रहे हैं ये तो उन्हें बताया गया कि भाई छत्तीसगढ़ में तो तुम्हारी सरकार पिछले बार 15 आई थी, इस बार 15 भी नहीं लाओगे क्या? ऐसा प्रश्न उससे पूछा जा रहा है। तो उसका मूल कारण ये है कि जिनको कुर्सी मिल गई है वो योग्य नहीं है। मैं सरेआम कहना चाहता हूँ, योग्य नहीं है। अयोग्य व्यक्तियों का चुनाव हुआ है, उनको मंत्री पद की भी समझ नहीं है, कैसी चलाई जाती है सरकार में, कैसे होना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, किसी को कुछ पता नहीं। और यहाँ तक कि मैं ये भी कह देता हूँ कि मुख्यमंत्री जी को भी ये पता नहीं होता कि किसको वो शपथ दिलाने वाले। इसका मतलब है कि कांग्रेस के लिए बल्ले बल्ले वाला मामला है। बल्ले बल्ले वाला मामला तो है, यदि हम लोग ठीक से बल्ला पकड़े और गेंदबाजी करें। आपके फील्डर जो हैं वो सभी कहते हैं कि नहीं, बॉलिंग भी मैं करूंगा, बैटिंग भी मैं करूंगा। कुछ नियंत्रित हो रहा है? नियंत्रण में आना चाहिए। हम लोग 2 साल तक तो छोड़ के रखे थे, अब एक टीम की बात ही अगर हम खेलेंगे, निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनेगी। बहरहाल पहला दिन कार्य के हिसाब से, क्योंकि रविवार को तो विजन 2047 पर बात हो गई, आप लोगों का अजय चंद्राकर जी कर ही रहे हैं, आज भी किया उन्होंने। कांग्रेस के लिहाज से जो अब 2 दिन 3 दिन और हैं, क्या माना जाए? विपक्ष घेरेगा सरकार को? घेरने की कोशिश पूरी तरीके से करेंगे। जिस तरीके से हमारे पूरे वनों की कटाई हो रही है, बस्तर में हो, हरदेव अरण्य में हो, तमनार में हो,
और जिस ढंग से बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए जमीन खाली कराए जा रहे हैं, मारपीट हो रही हो, आप क्या मेरा का मामला है, आपकी ताना वहाँ तमनार तबनार का भी है, तानाखार में भी शुरू हो गया है, कवर्धा में शुरू हो गया है। इन मामलों को लेकर हम विधानसभा को घेरेंगे, पूरी तरीके से घेरेंगे, और बाकी जैसा भी हो देखते हैं क्या होता है। सरकार के जवाब क्या लोकतंत्र के इस मंदिर को सम्मान देने वाले रहते हैं? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनके प्रधानमंत्री जी आए थे तब भी उन्हें लोकतंत्र का मंदिर कहा था। मंदिर में अगर ये लोग लोकतंत्र का सम्मान नहीं कर पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे, तो लोकतंत्र के मंदिर को बदनाम करना भारतीय जनता पार्टी की नियत ही है। चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे यहाँ के विष्णुदेव साय हो, दोनों सरकारें लोकतंत्र को कहीं भी तवज्जो न देकर एक उनका तंत्र बना हुआ है उसको मदद करते हैं, ये माना जाएगा। सर, आपने व्यस्ततम समय में से समय दिया, शुक्रिया सर। आपके लिए हाजिर हैं। बहरहाल नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत बता रहे थे कि क्या आज हुआ, किस तरीके के मुद्दे उठे, खासकर वो कि एक मंत्री के खिलाफ जो सदन के पटल पे एक पत्र आया है, वो पत्र क्या है। धान के मसले पे सरकार जो कह रही है वो झूठ की परिभाषा या तराजू में झूठ का पलड़ा ज्यादा भारी पड़ जा रहा है। और ये भी कि लोकतंत्र का ये जो मंदिर है, जिसे खुद नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि लोकतंत्र का मंदिर है, उसमें सरकार के जवाब और विपक्ष के उठाए मुद्दों में जो विषय है वो विषय किस तरफ घूम जा रहे हैं। सरकार के जवाब शायद, जो मैंने प्रश्न में ही पूछा था कि कितना सच बोला जाता है, क्योंकि सदन में गलत जानकारी दे देना भी गंभीर अपराध है, उसका जवाब भी नेता प्रतिपक्ष दे रहे थे। तो आने वाले दिनों में फिर कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे अगर उठते हैं, जो कि उठेंगे, तो एक बार फिर से मैं नेता प्रतिपक्ष जी के साथ हाजिर होऊंगा। फिलहाल ये मुलाकात यहीं तक, फिर किसी नई शख्सियत के साथ, फिर किसी नए मुद्दे पे मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।